हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज हम अपने परक्यूट की वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सैलरी चैप्टर के अंदर परक्यूट टॉपिक हमारा चल रहा है। परक्यूट में हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन सीख चुके हैं, मेडिकल परक्यूट हम सीख चुके हैं और कार का परक्यूट वैल्यू हम निकालना सीख चुके हैं। तो ये तीन सबसे बड़े परक्यूट थे, तीनों के तीनों हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। एक एक क्लास हमने उन्हें सेपरेट एलोकेट की थी। अब छोटे छोटे परक्यूट वैल्यू रह गए हैं। किसी भी परक्यूट वैल्यू को पढ़ने से पहले फिर मैं अपनी कॉमन जो लाइन है वो आपके सामने रिपीट करता हूँ, जो मैं शुरुआत से सैलरी चैप्टर में रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक कुछ नहीं कहा जाए, जब तक एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल एंड इंक्लूडेबल इन द ग्रॉस सैलरी, ये आपको गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। अगर कुछ मुझे एग्जाम्शन बतानी होगी, अगर इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्शन होगी तो वो मैं आपको सेपरेटली लिखवाऊंगा। इसके अलावा कुछ भी अगर दिया जा रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, वो फुल्ली टैक्सेबल है। अब एक क्वेश्चन जरूर आपके मन में राइज हो सकता है कि सर ठीक है टैक्सेबल है, लेकिन किस वैल्यू पर टैक्सेबल करेंगे? तो जिन जिन परक्यूट के या जिन जिन अलाउंस के सेपरेट रूल बने हुए हैं वैल्यूएशन के, वो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज जो चीज़ मैं नहीं बताता हूँ, ना एग्जाम्शन में बताता हूँ और ना वैल्यूएशन के रूल में बताता हूँ, तो वैल्यूएशन रूल मुझे वहीं बताने पड़ रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक सेपरेट मेथड दिया है उनकी टैक्सेबिलिटी के। अदरवाइज पूरे सैलरी चैप्टर में एक दिन में सैलरी चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था कि एग्जाम्शन की लिस्ट लिखा दी जाती है आपको, बस वो ध्यान रखना है। बाकी तो हर चीज़ टैक्सेबल है ही है। जो भी हमें टाइम लग रहा है वो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है कि किसी की एग्जाम्शन निकालनी है तो वो किस तरीके से एग्जाम्शन निकाली जाएगी। कुछ जगह ये भी रूल है, जैसा आपने हाउस रेंट अलाउंस में देखा था या बहुत सारे अलाउंस में देखा था, ग्रेचुटी में देखा था, रिटायरमेंट बेनिफिट के जो बात मैं अगर करूँ लीव एनकैशमेंट में देखा था। इसी तरीके से जो परक्यूट है, परक्यूट में आप ये देख रहे हैं कि अगर कोई परक्यूट टैक्सेबल है, सब चीज़ टैक्सेबल है वैसे तो, ठीक है ना, जब तक कि मैं एग्जाम्शन ना बताऊं, तो उनका वैल्यूएशन कैसे होगा? तो जिन जिन का वैल्यूएशन रूल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अदरवाइज फेयर मार्केट वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यूएशन के लिए मैं सेपरेट रूल ना बताऊं, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब हम कुछ छोटे छोटे परक्यूट आज हम लोग लेते हैं, 5-6 परक्यूट हम लोग खत्म कर लेंगे। जैसा कि आपके असाइनमेंट में पेज नंबर 200 पर ये आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पर, अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 200 आप लोगों ने खोल लिया होगा। तो स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, ये सर हमने पहले भी नाम सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है। जब मैंने आपको बताया था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का एक कॉन्सेप्ट है। 5 परक्यूट ऐसे हैं, अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को फैसिलिटी दी जाएगी तो वो टैक्सेबल होंगे। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो वो 5 परक्यूट अगर फैसिलिटी की नेचर के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर यही 5 रिएम्बर्समेंट की नेचर के हैं तो ऑलवेज टैक्सेबल हैं वेदर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड और नॉट। लेकिन अगर ये फैसिलिटी की नेचर के हैं, फैसिलिटी की नेचर होती है जब एम्प्लॉयर अपने खुद के सोर्सेज से खुद ही उसका मालिक हो, जब वो प्रोवाइड कराता है, और अगर एम्प्लॉय पहले उसका पेमेंट कर रहा है फिर एम्प्लॉयर से रिएम्बर्समेंट ले रहा है, तो ये रिएम्बर्समेंट की नेचर होती है। ऑल्दो वैसे जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में, इंस्टीट्यूट ज़्यादा नहीं फंसाता है क्योंकि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है। अब इतना पुराना है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय 50,000 रुपये जिसकी मॉनेटरी सैलरी होगी साल की, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाता है। तो देखा जाए आज की तारीख में प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड ही होगा, कोई नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है देखा जाए थ्योरेटिकल रह जाता है, प्रैक्टिकल इसका यूज नहीं है। तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए, एक एक चीज़ हम लोग लिखते हैं, फटाफट कॉपी निकाल लीजिएगा। अब छोटे छोटे परक्यूट पर हम लोग आ गए हैं, सारे के सारे परक्यूट अब छोटे छोटे रह गए हैं। तो एक है आपका पर्क वैल्यू ऑफ अगर आपको वॉचमैन की सुविधा दे रखी है, वॉचमैन दे रखा है, ऑब्लिक गार्डनर दे रखा है, गार्डनर दे रखा है, इसके अलावा आपको स्वीपर दिया जा सकता है,
ये सब एग्जाम्पल हैं। कुल मिला के बात ये है कि कोई भी आपको नौकर जो है उसकी सुविधा आपको दे रखी है, पर्सनल अटेंडेंट दे रखा है, पर्सनल अटेंडेंट अगर दे रखा है तो क्या होगा, तो क्या होगा। एक कॉमन सा रूल मैं बार बार लिखाने की जरूरत नहीं समझता हूं कि अगर एम्प्लॉयर ने पहले इनका रिक्रूटमेंट खुद ही कर रखा है, यानी कि जो वॉचमैन है वो कंपनी के पेरोल पर है, उसके बाद वॉचमैन को किसी एम्प्लॉय के घर पर ड्यूटी करने के लिए तैनात किया गया है, तो इसे कहा जाएगा फैसिलिटी। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने वॉचमैन को रखा हुआ है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ये क्लियर है कि जो सैलरी है पहले एम्प्लॉय दे देगा, फिर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय से रियम्बर्स करा लेगा, तो ये होगा रियम्बर्समेंट का केस। तो रियम्बर्समेंट है हमेशा टैक्सेबल है, फैसिलिटी है तो केवल तभी टैक्सेबल है अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड होगा। लेकिन चाहे रियम्बर्समेंट का केस है चाहे फैसिलिटी का केस है, वैल्यूएशन दोनों का एक ही होगा। और जो पर्क वैल्यू होगी यानी जो टैक्सेबल होगी, बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें रूल की ज़रूरत भी नहीं थी। तो पर्क वैल्यू होगी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जितनी भी उसके ऊपर खर्चा आ रहा है एम्प्लॉयर के हाथ में, तो जो भी अमाउंट पेड कर रहा है एम्प्लॉयर वो वैल्यू एम्प्लॉय के सैलरी में जोड़ दी जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय का पर्सनल खर्चा है लेकिन एम्प्लॉयर जो है उस ऑब्लिगेशन को मीट आउट कर रहा है। अब दूसरी बात, ये तो आज का एक पहला पर्क यूनिट हो गया। दूसरा जो पर्क यूनिट है, अगर आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सुविधा दे रखी है तो पर्क वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस की सुविधा दे रखी है, गैस सिलेंडर आपके यहाँ फ्री में आ जाते हैं, या जो वाटर का बिल है वो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में क्या होगा। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर के जो कनेक्शन है, क्या जो सप्लाई है, ये एम्प्लॉयर खुद के सोर्सेज से पूरा कर रहा है, यानी कि सप्लाइड बाय ओन सोर्सेज, क्या ये खुद के सोर्सेज से। ये चीज़ आपकी वॉचमैन में नहीं आई। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर का जो लड़का है उसका खुद का सोर्स वही हो सकता है, बच्चे हैं उसके खुद का सोर्स हो सकता है, तो वो एम्प्लॉय के घर ये कहे कि जी मेरे लड़के आपको जो है एम्प्लॉय के घर वॉचमैन की ड्यूटी करनी है या गार्डनर की ड्यूटी करनी है, तो वो उन सोर्सेज हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं राइज नहीं हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, गैस हो सकता है, गैस जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, HPCL है, ठीक है ना, वाटर, तो जो लोग इनके यहाँ काम करते होंगे, तो बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिसिटी की जिम्मेदारी रिलायंस कंपनी के पास भी है बहुत सारे शहरों में, तो जो लोग इन एजेंसी में काम करते होंगे तो उन एजेंसी के एम्प्लॉय के लिए सप्लाइड बाय ओन सोर्सेज है। लेकिन अगर आप कंपनी में काम करते हैं TCS में, ठीक है, लेकिन TCS जो कंपनी है वो आपको, यानी कि आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल TCS कंपनी भरती है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आउटसाइड एजेंसी से खरीदती है। तो अगर सप्लाइड बाय ऑन सोर्सेज है तो रूल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगी एम्प्लॉयर की वो टैक्सेबल होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टैक्सेबल होगी। अगर ये आउटसाइड एजेंसी से खरीदा जाता है, सप्लाइड थ्रू आउटसाइड एजेंसी, तो उस केस में जितना अमाउंट पेड कर रहा है एम्प्लॉयर वो आ जाएगा अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ये आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। तो यहां तक कॉपी कर लिया होगा आपने। तो दो पर्क यूनिट हो गए आज हमारे, एक तो वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर, पर्सनल अटेंडेंट है, यहाँ पे अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर है, और एक है पर्क वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस,
और वाटर चार्जर की है, तो इसमें दो पाते हैं। अगर सप्लाइड बाय ऑन सोर्सेज है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, जितनी भी यूनिट होंगी फिर उसके हिसाब से कॉस्ट देख ली जाएगी। और सप्लाइड थ्रू आउटसाइड एजेंसी है, तो यानी कि एम्प्लॉयर को भी परचेज करनी पड़ रही है, तो एम्प्लॉयर की जो परचेजिंग कॉस्ट है वो एम्प्लॉय के हाथ में ऐड कर ली जाएगी। तीसरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हल्का सा टेक्निकल टच भी है इसमें। एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एजुकेशन फैसिलिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे परेशान रहते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी यानी कि अगर पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो एम्प्लॉय बियर कर रहा है तो क्या रूल है। पहला रूल, इफ़ एजुकेशन फैसिलिटी, तो EF लिखूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म में, बार बार पूरा लिखने से बचूंगा। इफ एजुकेशन फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो यानी कि उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉयर ओनर जहां से फैसिलिटी दी जा रही है। रिएम्बर्समेंट का मतलब क्या है कि पहले एम्प्लॉय ने बियर करा, उसके बाद वापस खर्चा एम्प्लॉयर से ले लिया। तो यहां पर वर्डिंग का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इफ एजुकेशन फैसिलिटी और रिएम्बर्समेंट, reimbursement, if education facility oblique reimbursement is provided to employ himself, यानी कि खुद एम्प्लॉय के लिए, चाहे फैसिलिटी हो चाहे वो रिएम्बर्समेंट हो, then it will be fully exempt, fully exempt, it will be fully exempt। अगर एजुकेशन फैसिलिटी या रिएम्बर्समेंट किसी और के लिए है, किसी और मेंबर के लिए, हाउस होल्ड मेंबर के लिए, तो क्या होगा। इफ एजुकेशन फैसिलिटी ऑब्लिक रिएम्बर्समेंट is provided to household members if education facility oblique reimbursement is provided to household member, then it will be fully taxable, then it will be fully taxable। केवल एक केस में एग्जम्पशन मिलेगी, एक्सेप्ट इफ एजुकेशन फैसिलिटी का केस है या रिएम्बर्समेंट का केस है, प्रोवाइडेड टू हाउस होल्ड मेंबर, देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। एक्सेप्ट क्या है, अगर ये एजुकेशन फैसिलिटी, इसमें रिएम्बर्समेंट नहीं है, इफ एजुकेशन फैसिलिटी, इसमें रिएम्बर्समेंट नहीं है, इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, इफ एजुकेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय इन ए स्कूल maintained oblique sponsored by employer। ये समझिएगा, जैसे जी बिजनेस स्कूल है तो जी बिजनेस स्कूल के भी एम्प्लॉय होंगे, जो टीचर स्टाफ होगा। अब जी बिजनेस स्कूल जो है उसके टीचर के बच्चे, प्रिंसिपल के बच्चे और जो बाकी स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, हो सकता है उसी स्कूल में पढ़ते हों। तो ये क्या हुआ कि एम्प्लॉयर का ही स्कूल मेंटेन है और अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए सुविधा दी जा रही है, तब के लिए रूल मैं बता रहा हूं आपको। एक होता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय कहता है कि अपने कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉय, जो भी डेजिग्नेशन उसने सिलेक्ट किया है, कि मैं इनके बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था है, एजुकेशन व्यवस्था है, मेरी जिम्मेदारी है,
प्रोवाइडेड कि आपको एक पर्टिकुलर स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पढ़ाएं और एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कर दे। उसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड, यानी कि जब एक व्यक्ति किसी की मार्केटिंग करता है या किसी व्यक्ति की हेल्प करता है। क्लियर है? तो अगर एम्प्लॉयर का स्कूल नहीं भी है लेकिन वो स्पॉन्सर्ड है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो भी एक ही रूल है। इफ एजुकेशन फैसिलिटी, रिएंबर्समेंट का केस नहीं है यहां पर। इफ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय इन स्कूल मेंटेन्ड और स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड वैल्यू एंड फी ऑफ सिमिलर स्कूल is not more than 1000 per month, then exempt। यानी कि अगर एक बच्चे की फीस 1000 रुपये पर मंथ से ज्यादा नहीं है सिमिलर स्कूल में, तो ये परक्यूटेड वैल्यू एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अगर 1100 रुपये भी है तो 1100 रुपये पूरा टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं है कि केवल 100 रुपये टैक्सेबल होगा। तो अदरवाइज इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, और ये समझ लीजिए केवल बच्चों के लिए। सपोज कीजिए दादा दादी हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की जो फीस है एम्प्लॉयर्स उन्हें मिल रही है, किसी वैसे माँ बाप नहीं हैं उन बच्चों के, तो दादा दादी ही नौकरी कर रहे हैं, दादा या दादी ग्रैंड पेरेंट नौकरी कर रहे हैं, और उनके एम्प्लॉयर ने ग्रैंड चिल्ड्रन की फीस भी दादा दादी को ये सुविधा दे रखी है, तो तब दादा दादी की इनकम में ये फीस जोड़ी जाएगी, क्योंकि जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही है, और वो भी फैसिलिटी है। अगर बच्चों का रिएंबर्समेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फीस पहले आप दे रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉयर आपका रिएंबर्स कर रहा है, तो बच्चों की फीस भी फुल्ली टैक्सेबल होगी। इस टेक्निकल पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और एक चीज को ध्यान रखिएगा, हर जगह जहां पर भी बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे कितने अच्छे? बच्चे 2 ही अच्छे। कहीं पर भी आप देख लीजिए 2 ही बच्चों के लिए एग्जम्पशन मिल रही है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ये लगाना भूल गई है शायद, और यहाँ पर 3 बच्चे होंगे, 30 भी बच्चे होंगे, तब भी 1,000 रुपये हर बच्चे के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, अगर 1,000 रुपये पर मंथ से फीस कम है। अगर 1,000 रुपये पर मंथ से फीस ज्यादा है तो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। तो इज रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये था आपका एजुकेशन फैसिलिटी का रूल। ये बार बार पेपर में आता है और बच्चों को परेशान करता है कि कहां पर हमें एग्जेम्पशन देनी है, कहां पर हमें एग्जेम्पशन नहीं देनी है। नेक्स्ट परक्यूटेड पर आते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट परक्यूटेड पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट परक्यूटेड बचेगा आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इस सीरीज में जो हमें टोटल 6 परक्यूटेड थे, मेडिकल था जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का अंतर करता था, एक मोटर कार था, और 3 जो मैंने अभी एक कराए हैं और एक चौथा मैं कराऊंगा। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बीच का जो अंतर था इन 6 परक्यूटेड में, तो वो आज परक्यूटेड की जो लिस्ट है वो पूरी हो जाएगी। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो 6 परक्यूटेड हैं, अगर फैसिलिटी की नेचर के हैं तो तभी टैक्सेबल होते हैं, अगर एम्प्लॉयर अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय अगर रिएंबर्समेंट का केस है, तो ये जो 6 परक्यूटेड हैं ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं, वेदर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। अब लास्ट परक्यूटेड की तरफ बढ़ते हैं, जो इस सीरीज में था, वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ये जो नॉर्मली परक्यूटेड बना हुआ है, जैसे रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी हैं तो उन्हें रेलवे पास फ्री दे दिए जाते होंगे, एयरलाइंस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने एयरलाइंस के पास फ्री दे दिए जाते होंगे। इसी तरह से जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, बसेज वगैरह हैं, कैब वगैरह हैं, तो उनके जो एम्प्लॉई हैं उन्हें कुछ पास फ्री दे दिए जाते होंगे।
तो उसकी वैल्यू क्या टैक्सेबल होनी है। ये भी थोड़ा सा हटके है वैल्यू। इसमें क्या है, पहले मैं समझा देता हूं। जैसे बस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जैसे अभी हमने गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर की बात की थी, तो अगर खुद के सोर्सेस से तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट टैक्सेबल होगी। अगर उसे खरीदना पड़ रहा है तो जो अमाउंट पेड है एम्प्लॉय के द्वारा वो टैक्सेबल होगा। अब सपोज कीजिए आप रोडवेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं, यूपी रोडवेज में आप काम करते हैं। यूपी रोडवेज में जो कर्मचारी काम करता है उससे कह रखा है कि साल के आपको 20,000 रुपये तक की जो यात्राएं वो फ्री कर सकते हैं। तो इसमें भी जो यूपी रोडवेज है वो उसकी एक कॉस्ट आती होगी उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए कि एक पैसेंजर की क्या कॉस्ट बैठती है, दूसरा उसका प्रॉफिट भी आता होगा। तो यहां पे इन्होंने जो टैक्सेबल कर रखा है कि जितना ये एजेंसी आउटसाइड पर्सन से चार्ज करती है, यानी कि प्रॉफिट को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो पर यूनिट वैल्यू मानी जाएगी, ना कि इनकी कॉस्ट। ये अलग से पर यूनिट को आपको ध्यान रखना है। तो पर्क वैल्यू इज इक्वल टू, तो पर्क वैल्यू इज द प्राइस, पर्क वैल्यू इज द प्राइस एट विच it is offered to general public, यानी कि जिस वैल्यू पर आप दूसरे लोगों को ऑफर करते हैं वो वैल्यू टैक्सेबल होगी। एग्जेम्पशन भी है इसमें, रेलवे और एयरलाइन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एग्जेम्पशन है। एम्प्लॉय ऑफ रेलवे और एयरलाइंस आर एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय ऑफ रेलवे और एयरलाइंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस पर यूनिट वैल्यू। तो ये जो सीरीज थी 6 पर यूनिट की, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको बार बार कि इन 6 पर यूनिट में फर्क पड़ता था कि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। तो वो 6 सीरीज जो 6 वैल्यू थी मैंने आपकी खत्म कर दी है। फटाफट एक इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जहां पर अभी आपने खोला होगा पेज नंबर 200 पर। ये पहले थ्योरी है, थ्योरी आपको बुक से बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी मैंने करा दी है आपको। इलस्ट्रेशन 51 पेज नंबर 201 पर है, इलस्ट्रेशन 51। तो जहां पर मुझे कैलकुलेशन बतानी होगी बस मैं वो करके आपको बता दूंगा। बाकी तो थ्योरी अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके, थ्योरी आप पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली आपको उसका यूज क्या है वो समझ में आ जाता है। तो इलस्ट्रेशन 51 में जे इज ए पायलट इन इंडियन एयरलाइंस में पायलट है एंड गेटिंग बेसिक सैलरी 35,000 पर मंथ। तो जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो कहीं रिटायरमेंट वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब पूरे 12 महीने की सैलरी है। तो जब आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ जे, तो 35,000 इंटू 12 आ जाएगा। एंड आउट स्टेशन अलाउंस 5,000 पर मंथ। आउट स्टेशन अलाउंस क्या होता है, जो हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस पढ़ा था, आउट स्टेशन अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है, वो वैसे पूरा टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं, अब क्योंकि एयरलाइन एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी मानी जाएगी, तो इसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो इसके लिए 10,000 पर मंथ या 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। तो क्योंकि 5,000 इंटू 12 ये तो मिला आपको 60,000, एग्जेम्पशन कितनी है 10,000 पर मंथ यानी 1,20,000, या 60,000 का 70% ये आएगा आपको 42,000। जो भी दोनों में एग्जेम्प्टेड है यानी लेस है, सॉरी, तो 42,000 इज लेस, तो 42,000 एग्जेम्प्ट हो गया, 18,000 रुपये टैक्सेबल हो गया। एम्प्लॉय है प्रोवाइडेड हिम विद रेंट फ्री एकोमोडेशन इन सिटी ऑफ बॉम्बे। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन सबसे बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो जोड़ी जाती हैं मीनिंग ऑफ सैलरी में। अब बॉम्बे में है तो 15% ऑफ द सैलरी आएगा, लेकिन सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाएगा, बेसिक सैलरी, डीए, पार्ट टू रिटायरमेंट बेनिफिट, बोनस और सारे के सारे टैक्सेबल अलाउंस। लेकिन पर यूनिट वैल्यू एक भी नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ पर्क हैं तो वो इस पर्पज के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। वैसे तो पर्क टैक्सेबल होंगे, लेकिन जब आप आरएफए निकाल रहे हैं 15% किस सैलरी का निकालना है, तो उसमें पर यूनिट वैल्यू नहीं जोड़ी जाएगी। अब आगे देखते हैं। फ्री यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर विच एम्प्लॉयर पेज 4,000 पर मंथ।
तो ये भी पर्क वैल्यू है, तो पर्क वैल्यू वैसे टैक्सेबल है, लेकिन आरएफए की कैलकुलेशन के लिए नहीं आएगी। तो 4000 पर मंथ है, तो 4000 इंटू 12 देख रहे होंगे आप नीचे, 4000 इंटू 12 ये आ गया। इसके अलावा एम्प्लॉयर हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड मिस्टर जे विद द फैसिलिटी ऑफ कुक, गार्डनर एंड वॉचमैन फॉर विच एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर इज 1000 पर मंथ फॉर ईच ऑफ देम। यहां पर एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं भारत पब्लिकेशन के हैं, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट मिसिंग है। देखिए जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि जो गार्डनर है, एक सर्कुलर इशू हुआ था 1973 में, 1973 में, 40-50 साल हो गए हैं, कि अगर आरएफए के साथ गार्डनर दिया जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में रेंट फ्री हाउस भी है और गार्डनर भी है, तो उस समय एक सर्कुलर इशू आता है तो गार्डनर टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन बाद में इसे सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया गया था, तो शायद ये भूल गए हैं भारत पब्लिकेशन वाले कि वो सर्कुलर विड्रॉ हो गया है, तो इन्होंने उसे एग्जाम कर रखा है, जबकि ये टैक्सेबल होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट की बुकलेट पढ़ेंगे या और पढ़ेंगे तो ये टैक्सेबल होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर मैं सुधरवा दूंगा, बाकी तो कैलकुलेशन आप सुधार सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा होगा, केवल 2000 रुपये पर मंथ टैक्सेबल कर रखा होगा, और मेरे हिसाब से जो आएगा वो 3000 पर मंथ टैक्सेबल होगा, यानी कुक भी टैक्सेबल होगा, गार्डनर भी टैक्सेबल होगा और वॉचमैन की सैलरी भी टैक्सेबल होगी। इतना छोटा सा आपको ध्यान रखनी है बात। इन्होंने 2000 रुपये पर मंथ टैक्सेबल कर रखा होगा, मेरे हिसाब से 3000 रुपये आएगा। अभी मैं आपको नीचे दिखला दूंगा। एम्प्लॉयर ऑल्सो रिएम्बर्स गेट एक्सपेंसेस ऑफ 4000 क्वार्टरली। तो क्वार्टरली है तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4000 इंटू 4 यानी कि 16000 ये टैक्सेबल होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस रिएम्बर्समेंट है, तो रिएम्बर्समेंट पूरे टैक्सेबल होते हैं, 18000 ये टैक्सेबल होगा। इंडियन एयरलाइंस हैज प्रोवाइडेड हिम 3 पास फॉर ट्रेवलिंग एनीवेयर इन इंडिया वैल्यूइंग 4 लाख, ये एग्जाम्प्ट होगा। अगर ये रेलवे और एयरलाइन को छोड़कर रोड ट्रांसपोर्ट का केस होता है तो टैक्सेबल हो जाता। एम्प्लॉय हैज प्रोवाइडेड एजुकेशन फैसिलिटी टू ईच ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड फ्री चार्ज बाय सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज 2500 रुपये। अब क्योंकि एक बच्चे की फीस 1000 रुपये ज़्यादा है तो पूरी की पूरी फीस टैक्सेबल होगी, तो 2500 इंटू 3 इंटू 12 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी टैक्सेबिलिटी की। तो अब हम नीचे देख लेते हैं क्या क्या इसमें हुआ है। बेसिक सैलरी मैंने बता ही दिया था, आउटस्टेशन आरएफए मुझे बताना है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेबल हो गया, कुक वॉचमैन इन्होंने 2 टैक्सेबल कर रखे हैं, जबकि जो फैसिलिटी ऑफ गार्डनर है ये भी आपकी क्या आएगी, टैक्सेबल आएगी। ऊपर ही जोड़ा जा सकता था इसे, क्योंकि हमें टैक्सेबल करनी है, तो सॉरी 3 मैंने गलत कर दिया, 2 तो ऊपर जोड़ी चुके हैं, तो 12000 ये हो ज़्यादा आएगा। तो आपका जो टोटल है 12000 से इंक्रीज रहेगा, बाकी तो सब सही है। गेयर एक्सपेंसेस रिएम्बर्स का केस है तो क्वार्टरली है 4000, तो 4 क्वार्टर होते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस 18000 रिएम्बर्समेंट का केस था, टैक्सेबल हो गया। ट्रैवलिंग एनीवेयर एयरलाइन से तो एग्जाम्प्ट होता है। एजुकेशन फैसिलिटी मैंने ऊपर कैलकुलेशन करके बताई थी, 2500 इंटू 12 इंटू 3। ग्रोस सैलरी जो भी आएगी उसमें 12000 ज़्यादा आ जाएंगे, 50000 की एक फ्लैट डिडक्शन देनी है, तो यहाँ पर भी जो टोटल है 12000 से आपका ज़्यादा आ जाएगा। अब मुझे आरएफए बताना है। आप ध्यान से देखिएगा, आरएफए के नीचे जितनी भी बातें हैं ये सारी पर यूनिट हैं, तो इसका मतलब है कि जो सैलरी लेनी है मुझे, ये 2 लेनी है, 4,20,000 और 18,000। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, मुझे अलग से भी करने की जरूरत नहीं है। तो 15% ऑफ 4,38,000, तो ये आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है आरएफए की। क्लियर होगी बात ये? अब देखिए आगे देखते हैं, ये छोटी छोटी चीजें। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये रिएम्बर्समेंट की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको ऊपर ही क्लियर करा चुका हूं, तो इसके लिए अलग से मुझे कोई नोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। वही सारे एग्जाम्पल होंगे जो भी इनमें 6 पढ़े हैं, चाहे वो गैस इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे चिल्ड्रन एक्सपेंसेज हो, या और भी बातें हों। अगर वो रिएम्बर्समेंट का केस है तो वो सारे की सारी टैक्सेबल वैल्यू में जोड़ा जाएगा। देखिए, any sum paid by the employer in respect of the monetary obligation of the employee which otherwise would have been paid by the employee is taxable pursuant in hands of all employees. Few examples are, गैस हो गया, वॉचमैन की सैलरी हो, चिल्ड्रन एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा का क्वेश्चन देता है इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द
एम्प्लॉयर, क्योंकि ये भी एम्प्लॉय का खर्चा, इनकम टैक्स एम्प्लॉय को पेमेंट करना है। प्रोफेशनल टैक्स में शुरुआत में बता चुका हूँ कि अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय पेड कर रहा है तो पहले सैलरी में जुड़ेगा, वो बात अलग है, उसके बाद उसकी डिडक्शन भी मिलती है, लेकिन पहले ग्रोस सैलरी में जुड़ेगा। जो भी एम्प्लॉय का खर्चा है और वो एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉय का प्राइवेट खर्चा है और एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, तो सब कुछ सैलरी में इंक्लूड होगा। इस गोल्डन रूल को मत भूलिएगा आप, और जो जो मैं एग्जाम्पशन बताता रहूंगा उन्हें आपको ध्यान रखना है, तो अकॉर्डिंगली उसे एग्जाम करना है आपको, ठीक है। इसमें एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जब मेडिकल मैंने अलाउंस पढ़ाया था आपको, तो मेडिकल अलाउंस तो पूरा टैक्सेबल है, मेडिकल परक्यूरेट पढ़ाया था, तो मेडिकल परक्यूरेट में काफी कुछ एग्जाम पढ़ाया था, लेकिन रियम्बर्समेंट पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है एम्प्लॉय ने, वो एग्जेम्प्टेड है। जो मैंने मेडिकल परक्यूरेट पढ़ाया था उसमें क्या है, आप बीमार हो रहे हैं और आपका जो खर्चा है वो रियम्बर्स कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर मेडिकल इंश्योरेंस रियम्बर्स कर रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। मेडिकल इंश्योरेंस कि आप बीमार हो जाएं तो उस केस में अगर जो खर्चा है वो मेडिकल कंपनी से आपको वापस मिल जाए, तो उसका जो प्रीमियम अगर पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर तो वो एग्जेम्प्टेड है। ऐसे ही एक होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो उस केस में बीमा कंपनी जो है उसकी भरपाई उसके परिवार को कर देती है, तो उसका भी एक प्रीमियम जाता है, वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर LIC जा रही है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर जा रहा है तो वो टैक्सेबल है, क्योंकि मैंने 3 तरह के बीमा होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, तो केवल 2 इंश्योरेंस एग्जेम्प्टेड हैं। LIC अगर एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉय के लिए या उसके फैमिली मेंबर्स के लिए तो वो टैक्सेबल है। तो यहां पे मैं, जहां पे आपने थ्योरी लिखी है वहीं पे लिख लीजिएगा नोट में, यहां पे आप थ्योरी लिख रहे हैं, इफ मेडिकल इंश्योरेंस if medical insurance is paid by employer then it will be fully exempt in the hands of एम्प्लॉय। अगर मेडिकल इंश्योरेंस की किस्त दी जा रही है। दूसरा केस, इफ एक्सीडेंटल प्रीमियम इज पेड बाय एम्प्लॉयर then it will be fully exempt, but if LIC life insurance premium, but if LIC premium is paid by, if LIC premium paid by employer, then it will be fully taxable। 3 तरह के प्रीमियम होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस एग्जेम्प्टेड है, एक्सीडेंटल प्रीमियम अगर पेमेंट किया जा रहा है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर LIC की किस्त दी जा रही है तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इसके बाद यह आ गया पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय, तो LIC की बात हो रही है, मैंने लिखवाई दिया आपको। एक कॉन्सेप्ट रह गया आपका, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी अंडर ESOP, तो इसे हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी निपटा सकते हैं या उससे नेक्स्ट क्लास में निपटा सकते हैं। इसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू सुपर एन्युएशन फंड, ये मैं आपको जिस समय मैंने रिटायरमेंट बेनिफिट कराए थे उसी समय लिखवा दिया था कि अगर 1.5 लाख रुपए तक का सुपर एन्युएशन बेनिफिट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो वो एग्जेम्प्टेड है। इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा।
तो पैरा नंबर 26.9 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं आपको। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फ्रिंज बेनिफिट। केवल एक हेडिंग डाली है, इसका कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। हमें नाम के ऊपर नहीं जाना, जो उसके अंदर 6-7 बेनिफिट हैं, परक्यूरिट हैं, हमें उन सुविधाओं को देखना है और लॉ मेकर ने कितनी वैल्यू उनकी टैक्सेबल करी है वो समझना है। इस हेडिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि सर जो बेनिफिट फ्रिंज बेनिफिट में आते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट है, जो बेनिफिट फ्रिंज बेनिफिट में नहीं आते उनका क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके अंदर जो 6-7 परक्यूरिट हैं उनका एग्जैक्टली क्या वैल्यूएशन रूल्स हैं हमें वो समझना है। ठीक है, तो आई थिंक मैक्सिमम 3 क्लास और लगेंगी, मैक्सिमम है, क्योंकि एक क्लास में हम लोग फ्रिंज बेनिफिट खत्म कर लेंगे और एक क्लास ही और लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने एक क्लास और मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। तो